है ना, सॉलिड को क्लासिफाई करना शुरू करते हैं। सॉलिड बेसिकली अगर हम लोग बोले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो सॉलिड के अंदर एटम होते हैं, उसके हिसाब से सॉलिड दो तरह से, सॉलिड के अंदर जो एटम होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जिससे सॉलिड बनता है, उससे सॉलिड आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से? यस, सबसे पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं। दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं नॉट सो ट्रू सॉलिड। तो दो तरह से सॉलिड क्लासिफाई होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड दिखते सॉलिड के जैसे हैं लेकिन वो होते नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसको आगे क्लासिफाई करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी क्रिस्टल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से रेगुलर होते हैं। लुक एट इट, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिसिप्लिन तरीके से रेगुलरली अरेंज होते हैं, उनमें ना पंक्तियों को तोड़ा नहीं जाता, वहां रैंडमनेस नहीं है। समझ में आता है? उसका एग्जांपल मैं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। जिसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं NaCl, नमक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। लेकिन और ये देखिए, मैंने आपको कहा कि वहां पर रेगुलरली एक बहुत ही परफेक्ट अरेंजमेंट वहां पर देखने को मिलेगा, रेगुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जरा ध्यान से देखो, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का नीचे एग्जांपल बना हुआ है, आप देखो ऊपर वाले एटम एकदम सीधी लाइन में लगे हुए हैं। क्या कोई इसमें ऐसा कोई एटम है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जो इधर उधर ऊपर नीचे हो रहा हो? नहीं। नीचे वाली लाइन को देखो, आप जरा ध्यान से देखो, इसके और इसके ये जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो गैप बन रहा है उसमें आप लोगों ने इसको अरेंज किया है। आप ये ऐसा ही करते हो जैसे मान लो आपके घर पे ना मिठाई के डब्बे हैं, आपने मिठाई के डब्बों में मिठाई भरनी है, तो आपने लड्डू कभी भर के देखे होंगे। आप कैसे भरते हो? एक लड्डू, दो लड्डू और इन दोनों के बीच में तीसरा लड्डू। किया होगा आप लोगों ने, है ना? परात में लगाते हैं ना, मिठाई वाले ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली क्या होते हैं, वहां पर अरेंजमेंट बड़ा ही एकदम सही तरीके से होता है, डिसिप्लिन तरीके से। लेकिन व्हाट अबाउट एमोर्फस? व्हाट अबाउट एमोर्फस? अब आप कहेंगे सर आप तो डेफिनेशन के बीच में आ रहे हैं, तो ये लो मैजिक क्रिएट करता हूं। मैजिक दिखना चाहते हो तो चलो मैं छू मंतर से ऊपर चला गया। तो फाइनली एमोर्फस सॉलिड किसको कहते हैं? एमोर्फस सॉलिड वो होते हैं बेटा जिसमें ना रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, उसमें कोई भी एटम कहीं भी लगा होता है, कोई फिक्सिंग नहीं है, कोई भी एटम कहीं भी लगा होता है, इसलिए उनमें स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती। आ रहा है समझ में? जैसे कि वहां पर इररेगुलर अरेंजमेंट होता है, या फिर अगर रेगुलर अरेंजमेंट होगा भी तो वो शॉर्ट रेंज के लिए होगा। यहां पर रेगुलर अरेंजमेंट लंबी रेंज के लिए होता है, जबकि एमोर्फस में रेगुलर अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज के लिए होता है। मतलब समझो, मतलब यह है कि मान लो कि 2 या 3 एटम आपने रेगुलरली लगा दिए, सही है, लेकिन चौथा एटम पंक्ति को तोड़ देगा। आ रहा है समझ में? इस तरह से तो वो रेगुलरिटी इनमें नहीं है, इनको हम लोग एमोर्फस बोलते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि ग्लास, आप लोग याद रखिए, ग्लास इज एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। जब आपको दिखे नहीं तो आप मेरे को बता देना, मैं विंडो ऊपर नीचे कर लूंगा। अब जरा चेक करो, यहां पर एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, क्या कोई रेगुलरिटी दिख रही है? 3 एक साथ आ गए, उसके बाद है क्या आगे? नहीं है। यहां पर 2 एक साथ आ गए, आगे है क्या कुछ? नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड, जिसका एग्जांपल क्या होता है? ग्लास। ग्लास जानते हो ग्लास क्या होता है? यस, तो ग्लास इसका एग्जांपल है। बहुत बढ़िया, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? सबसे पहले अपन एमोर्फस सॉलिड को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बेटा एमोर्फस सॉलिड को बेसिकली हम लोग सूडो सॉलिड भी कहते हैं। सूडो का मतलब जो दिखता सॉलिड के जैसा है लेकिन होता नहीं है। आप लोगों ने वो मूवी देखी है क्या? कौन कौन सी? 3 इडियट। वो बोलता ना, होता सबके पास है देता कोई नहीं है, वही वाली कहानी है। एमोर्फस सॉलिड बेसिकली क्या होता है? वो सूडो सॉलिड होता है। सूडो सॉलिड का मतलब क्या होता है? इनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। आप बताइए इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। चलो मैं नीचे चला जाता हूं क्योंकि ऊपर दिख नहीं रहा होगा। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है? बेटा ग्लास जो होता है ना, वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। मजे की बात यह है कि ग्लास के साथ एक प्रॉब्लम होती है। क्या होती है पता है? आप कभी देखना, ग्लास जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, ये जो विंडो के अंदर ग्लास लगे होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। इनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर आप ग्लास को ना साइड वे से देखोगे तो मजे की बात यह है, ग्लास को साइड वे से अगर आप देखोगे तो आप लोगों को एक मजेदार चीज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? जरा आप देखो। धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आप लोगों को ऐसे दिखेगा कि ग्लास है ना, ऊपर से तो क्या होता जा रहा है? ऊपर से पतला, और नीचे से क्या होता जाएगा? नीचे से मोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा लिक्विड होते हैं, ये धीरे धीरे बह के नीचे आ जाते हैं।
तो उनकी मोटाई नीचे से बढ़ने लगती है और ऊपर से वो पतले रह जाते हैं। आपने कभी गौर किया है? ये ग्लासेस के अंदर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? तो मैं एकदम धूम मचा रहा हूं ना, मैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहा हूं ना, और आप मेरे को पूरा भी देख सकते हो, पता है? तो ऐसा मजेदार आप लोगों ने सेशन कभी नहीं लिया होगा जहां पर मैं ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहा हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपको समझ में आ गया एमोर्फस किसको बोलते हैं। एमोर्फस एक्चुअली दिखते हैं सॉलिड के जैसे, लेकिन होते नहीं है। आपकी प्लास्टिक की चेयर जिस पे आप बैठे हो अभी, वो प्लास्टिक एक्चुअली दिखता सॉलिड है, लेकिन बेटा प्लास्टिक कभी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता, वो एमोर्फस सॉलिड होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। नाउ दिस इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम क्या करेंगे? यस, वी विल चेक द properties or the difference between, look at it, difference between crystalline solid and amorphous solid। हम लोग आज crystalline solid और amorphous solid के बीच में डिफरेंस चेक करते हैं और इसमें से सवाल पक्का बनेगा। What do you mean by crystalline solid? क्या फर्क होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में? सबसे पहला फर्क होता है किसमें? अरेंजमेंट में। एटम्स के अरेंजमेंट में फर्क होता है। सबसे पहला फर्क आपको किसमें दिखेगा? एटम्स के अरेंजमेंट्स में दिखेगा। आपको बता देता हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स का अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज के लिए ऑर्डर में होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा आपको। जरा देखो, ऐसे नहीं, बहुत ही लंबी पंक्ति में सारे के सारे एटम एक दूसरे से सटे हुए बिल्कुल लाइन में दिखेंगे लॉन्ग रेंज के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज के लिए कैसा होता है? एकदम सिस्टमैटिक, एकदम डिसिप्लिन। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में क्या प्रॉब्लम है? एमोर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज के लिए ये होते हैं। शॉर्ट रेंज के लिए आप लोग कैसे दिखते हैं? ये आपको डिसिप्लिन तरीके से दौड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन शॉर्ट रेंज के बाद ये खत्म हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फर्क क्या है, जरा आप चेक करो। दूसरा सबसे बड़ा क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में फर्क है मेल्टिंग पॉइंट। और एक्चुअली ये सबसे बड़ा फर्क है जिससे आप पहचान सकते हो कि कोई सॉलिड क्रिस्टलाइन है या नहीं है, कोई सॉलिड एमोर्फस है या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, आप जरा ध्यान से सुनना, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है। जैसे कि अगर मान लो कि आपने, मेरा मार्कर कहां गया? ओके, तो जैसे कि आप मान लो कि आपने NaCl की बात करी, तो अपने को पता है कि बेटा NaCl क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो बेटा NaCl का ना मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है 800 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट इतना ही है। और आपको मजे की बात बता देता हूं, 800 डिग्री सेल्सियस पे आपका NaCl पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, पूरी तरह से। लेकिन आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं, अगर हम लोग यहां पर एमोर्फस सॉलिड की बात करें, सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। एमोर्फस सॉलिड के साथ समस्या है। एमोर्फस सॉलिड का मतलब जैसे कि प्लास्टिक, कांच, ये सब क्या होते हैं? एमोर्फस सॉलिड। अगर मान लो कि कोई एमोर्फस सॉलिड 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना चालू हुआ, तो उसको पूरा पिघलते पिघलते ऑलमोस्ट ये 200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर लगेगा। मतलब समझो, मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेट टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेट टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड रेंज, मतलब एक टेम्परेचर की रेंज में मेल्ट होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट में भी पूछा गया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सेकंड नंबर पॉइंट को आप प्लीज नोट डाउन अच्छे से कर लेना। अब हम और आगे चलते हैं। अभी सबको समझ में आ गया? अभी हम बात करेंगे हीट ऑफ फ्यूजन की। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस आता है हीट ऑफ फ्यूजन में। क्योंकि इनका टेम्परेचर फिक्स है, तो इनकी हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन? फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन होती है जब आप सॉलिड को किस में कन्वर्ट करते हो? लिक्विड में। जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उसमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सबको समझ में आ गया? और मजे की बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अगर टेम्परेचर फिक्स है तो हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स है, लेकिन एमोर्फस में हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स नहीं है। आया समझ में? वहां पर इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, क्योंकि वहां पर मेल्टिंग टेम्परेचर ही फिक्स नहीं है। तो यहां पर सबसे बड़ा क्या फर्क समझ में आया? अगर कोई मान लो कि टीचर आपसे पूछता है कि बताओ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड को कैसे पहचानोगे, तो आप तुरंत बोलना सर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, सिर्फ एक टेम्परेचर पर। आपको पता है, अगर आप लोगों को बर्फ को, जरा समझो पानी को, अब पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, वो हालांकि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, लेकिन मैं टेम्परेचर का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप पानी को गैस बनाना चाहते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पक्का पूरा पानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही सॉलिड का होता है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसी टेम्परेचर पर वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसी टेम्परेचर पर पूरा मेल्ट नहीं हो रहा,
तो इसका मतलब वो क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। आया सबको समझ में? ये सबसे बड़ा फर्क है जो आप लोग याद रखोगे। और क्योंकि इनका टेम्परेचर फिक्स होता है तो इनकी हीट ऑफ डिफ्यूजन फिक्स होती है। इनकी यहां पर हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स होती है, किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड की, एमोर्फस की नहीं होती। अब हम चलते हैं और आगे। तीसरी है कंप्रेसिबिलिटी। चौथा फैक्टर है कंप्रेसिबिलिटी। बेटा क्रिस्टलाइन बिल्कुल रिजिड होते हैं, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। क्रिस्टलाइन सॉलिड बिल्कुल रिजिड होते हैं, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, ये तय है। जबकि हम लोग बात करें एमोर्फस सॉलिड की, ये स्मॉल एक्सटेंट तक आप इनको कंप्रेस कर सकते हो। आप थोड़ी थोड़ी प्रेशर बना के थोड़ा बहुत इनको कंप्रेस जरूर कर सकते हो। अब और क्या डिफरेंस है बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस? यस, 4 पॉइंट कर चुके हैं, 5वें पॉइंट की तरफ बात करते हैं। 5वां पॉइंट है हमारे पास, कटिंग विद द शार्प एज टूल। आपको पता है कांच को कैसे काटा जाता है? कांच को हीरे से, डायमंड से काटा जाता है। लेकिन जब आप कांच को काटोगे, जो कि एमोर्फस सॉलिड होता है, लेकिन अगर आपने कांच को काटा तो पता है प्रॉब्लम कहां आती है? कांच को काटते ही उसके जो एजेस होते हैं ना, वो इतने शार्प नहीं होते, उबड़ खाबड़ होते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के आपको एजेस बिल्कुल स्मूथ मिलेंगे, एकदम प्लेन मिलेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एजेस होते हैं वो स्मूथ होते हैं, लेकिन एमोर्फस सॉलिड के एजेस रफ होते हैं। रफ समझते हो? बिल्कुल स्मूथ नहीं मिलेंगे, आप हाथ लगाते ही आपको दर्द होने लगेगा, कांच चुभ भी सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद छठा पॉइंट पर चलते हैं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। और इस पे सवाल नीट में बहुत बार, मेडिकल एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रोपी? व्हाट डू यू मीन बाय एनाइसोट्रोपी? ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता, तो मैं आपको बता रहा हूं। आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड, नोट करो, ये नोट करने वाला पॉइंट है। आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रोपी होता है, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रोपी होता है। प्लीज आप इसको नोट डाउन करो, यह सवाल आपका पक्का सॉलिड स्टेट से पूछा जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सा सवाल पूछा जाएगा, तो यह सवाल आपको मिलेगा। दोबारा लिख लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रोपी होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड कैसा होता है? आइसोट्रोपी। अब सवाल है कि एनाइसोट्रोपी होता क्या है? तो बेटा एनाइसोट्रोपी का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टी। आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। आया सबको समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। एनाइसोट्रोपी का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी, और आइसोट्रोपी का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी। अभी ये भी नोट डाउन करो, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आया? तो एनाइसोट्रोपी कौन होता है? लिखो अभी के अभी, क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रोपी होता है, एमोर्फस आइसोट्रोपी होता है। सबको समझ में आया? अब हम बात करते हैं भैया सिमेट्री की। तो सबको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड सिमेट्री पोजेस करते हैं, लेकिन यहां पर एमोर्फस सॉलिड सिमेट्री पोजेस नहीं करते, उनमें कोई सिमेट्री नहीं होती एटम के बीच में, क्योंकि डिसिप्लिन तरीके से वो अरेंज नहीं होते। सबको समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने टेबल देखी, इसमें से आपको पक्का सवाल मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन एमोर्फस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इतना जिन जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया और अपनी कॉपी में लिख लिया है, प्लीज आप इसको ध्यान से देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया बच्चे, अब हम चलते हैं आगे। अगला क्या है? इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स की बात करते हैं। यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड इंटरफेशियल एंगल पोजेस करते हैं। अभी इंटरफेशियल एंगल क्या होते हैं आगे आएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यहां पर उनको क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा गामा। इंटरफेशियल एंगल पोजेस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। अल्फा बीटा गामा क्या होता है अपन अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन एमोर्फस सॉलिड कभी भी इंटरफेशियल एंगल पोजेस नहीं करते। एमोर्फस सॉलिड कभी भी इंटरफेशियल एंगल पोजेस नहीं करते, मतलब उनकी कोई इंटरफेशियल एंगल नहीं होती। सबको समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने टेबल करी है, इसमें से सवाल पूछा जाता है।